हाँ जी, तो क्या पढ़ने आए हैं आप लोग? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन चल रहा था। ठीक है, चलने दीजिए। देखिए जी, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, देखो जी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में आपके समझ लीजिए कि 5 तरह के ऑक्साइड है ना। अपन लोग यहाँ पे देख लेंगे, आपको देखने में लगेगा कि हम लोग 6 तरह की पढ़ रहे हैं। उसमें एक बात ये रहेगा मेन कारण, क्योंकि आपका NO2 का ही डाइमर क्या होता है? N2O4। तो अपन लोग दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो आपको लगेगा 6 है, बट वो आप 5 ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या है जी? N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, है ना। वैसे ये बस NO2 का ही डाइमर है वो N2O4, तो वो अलग कुछ नहीं है ज़्यादा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्या अब इनमें क्या क्या बातें हैं। देखिए, इसके जो पहले के 3 है ना आपके, ये पहले के 3, ये कैसे हैं आपके? गैस। ये 3 कैसे हैं आपके? सॉलिड। और इन 6 में से समझ लीजिए कि सिर्फ 2 ही है जो क्या है आपका? कलर्ड। बाकी सब क्या है आपका? और वो कौन है आपका? NO2। कैसा हो गया? ब्राउन कलर्ड, है ना। तो ब्राउन गैस बोल सकते हैं इसे। और इनमें सिर्फ एक ही है आपका, कौन? N2O3। वो कैसा है आपका? ब्लू सॉलिड, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला सवाल तो चाहे तो वो यहीं से फ्रेम कर देगा कि कौन सा ऑक्साइड नाइट्रोजन का ब्लू सॉलिड होता है, तो वो एक ही है ना। तो इसको यहीं से बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे देखिए, N2O के बारे में कुछ बताइए बातें। N2O नेचर में कैसा है जी? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फो कैसा है? न्यूट्रल। आपको याद कराया गया है कि न्यूट्रल क्या क्या होता है? N2O, NO, CO, H2O, है ना। और एम्फोटेरिक में जनाबे आली वाली बात। और बाकी फिर जो बच गया उसमें मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक, और नॉन मेटल तो एसिडिक, है ना। तो N2O में क्या आएगा आपका? क्या नेचर का रहेगा ये? न्यूट्रल। ठीक, ये आपको पहले ही याद कराया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? ये कैसा है आपका? कलरलेस गैस। क्या है जी? कलरलेस गैस। ठीक, और क्या है बताइए? इसका अगर हम लोगों को नाम लिखना है तो हम लोग कैसे इसका नाम लिख सकते हैं? एक तो तरीका हो गया ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। बट ये आपका एक तरह से ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से है ना। तो न्यू कन्वेंशन में हम लोग इसे कैसे लिखते हैं? देखो, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सबका नाम ऐसा रहता है: डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, सब वैसे बताया जा रहा है। और न्यू कन्वेंशन में क्या कहा गया है कि आप सबको ही क्या बोल दो जी? नाइट्रोजन ऑक्साइड, बस बोलकर छोड़ दो। तो सर, अगर सबको नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं या किसी और की? तो आगे क्या लिखने का ट्रेंड है आपका? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कितना है जी? 1 है नाइट्रोजन के ऊपर, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। ओके, इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं एक तरह से? नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस, है ना। यही है आपका लाफिंग गैस। मूवी आपने देखा होगा वो सब, है ना, तो आपको पता ही है, सब होता रहता है कभी कभी। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं? आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, है ना। और आपको पता है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोई नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के तरीके से दिखाते हैं तो हमें उसके ऊपर चार्ज दिखाना पड़ता है, देने वाले पे प्लस, लेने वाले पे माइनस। और अगर ऐसा होगा तो ये हो सकता है कि रेजोनेंस करके एक और स्ट्रक्चर बना ले। वो क्या हो सकता है आपका? ये प्लस तो एज इट इज़, ये गायब, और यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आ सकता है। बोलेगा N2O में जो नाइट्रोजन है वो क्या है आपका? sp हाइब्रिडाइज्ड, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप लीनियर। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, तो N2O का एक अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो ये कैसे बन सकता है आपका? आपने याद किया था, आपको ये बताया गया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि अगर आप NH4NO3 को हीट करेंगे, अमोनियम सॉल्ट है, तो क्या बनेगा?
जनरली तो NH3 और वो बनता है, बट वो तीन जो है उनमें से एक है ये सबसे लास्ट वाला, तो इसमें क्या बनेगा N2। आप देख सकते हैं आपको लिखवाया हुआ है, तो इस तरीके से आपका N2O बन सकता है। चलिए पहले के बारे में यही हमें डिस्कस करना था। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पे, दूसरे नंबर पे N2O3 को ले लेते हैं, सब करेंगे वन बाय वन। हाँ जी, N2O3 पे क्या बोलिएगा बताइए, कैसा नेचर का है ये आपका, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, क्या होगा? ये सब तो अब एसिडिक ही होगा ना, नॉन मेटल का ऑक्साइड है और ना ही कोई एम्फोटेरिक है ना ही न्यूट्रल है, तो बचा तो अब फिर देखिए बाकी। ओके, कैसा होगा आपका, ये सॉलिड है और ब्लू कलर का है, तो ब्लू सॉलिड ध्यान रखिएगा। नाम कैसे बताइएगा, ओल्ड कन्वेंशन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और या तो क्या बोल सकते हैं आप, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है इसमें नाइट्रोजन का, बस यही दो नाम है और कोई नाम इसका नहीं। अच्छा, स्ट्रक्चर की हम लोग अगर बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर दो तरह से हो सकती है, ठीक, और या फिर आपका NON लिंकेज, ठीक है, यही इसमें रास्ता है भाई। अच्छा, इसका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो सकता है, क्या बनेगा जी आपका N2O3, है ना, दोनों का 1 मोलर आप लेंगे तो N2O3 बन जाएगा। कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, ये किस में है आपका +4, ये किस में है आपका, और ये किस में है +3, तो एक तरह से ध्यान रखने के लिए कि एवरेजिंग हो जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ जी, बात नहीं करिए आप लोग, बात नहीं करिए। चलिए, ये हो गया आपका N2O3, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अब नेक्स्ट N2O4 देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके बारे में बताइए कुछ बातें नहीं, क्या कर रहे हैं आप, ये भी क्या होगा एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है और कोई बात है नहीं, कलरलेस और गैस होगा, है ना, कलरलेस होगा और गैस होगा, सॉरी सॉलिड होगा, है ना, कलरलेस होगा और सॉलिड होगा, ठीक। नाम क्या बोलिएगा इसका, हाँ, एक तो ये हो ही सकता था ओल्ड कन्वेंशन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और या तो क्या बोल सकते हैं आप, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, ठीक है। इसकी अगर पूछेगा आपसे स्ट्रक्चर तो आप क्या कर सकते हैं, NN लिंकेज, है ना, ये ऐसे ही बन रखा है क्योंकि ये NO2 का एक तरह से क्या है, डाइमर, और NO2 ऐसा होता है, हम लोग आगे बस अब NO2 की ही बात करने वाले हैं। तो ये है आपका क्या जी, NO2 का स्ट्रक्चर, है ना, और एक और आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, ये इधर भी क्या आएगा, डॉट, यही दोनों डॉट आपस में क्या हो जाता है, मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया, डाइमर, है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, और इसका प्रिपरेशन के नाम पे हम लोग एक ही बात ध्यान रखेंगे, जैसा आपको बताया गया कि NO2 का क्या है, ये डाइमर है, तो बस इसी से क्या बन जाएगा आपका N2O, ठीक है। बेसिकली इन सब में क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से आ जाता है कि कौन कलरलेस है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इसके आसपास ज़्यादा सवालों पूछने लगता है, ठीक है। थोड़ी सी और बात और फिर ये पार्ट समाप्त हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो एक और है, उसकी बात यही कर लेते हैं। NO2 है इसके बाद,
NO2 के बारे में क्या बोलिएगा जी? एसिडिक बेसिक, क्या एसिडिक होगा, है ना, क्योंकि आपके क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक ही होगा। और कैसा होगा? कलरफुल, बोले तो ब्राउन गैस होगा, है ना, पढ़ रखा है वो तो पहली बात करा था। अच्छा, नाम पता क्या होगा जी इसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं आप। एक और नाम क्या बोल सकते हैं आप? नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। और इसी का डाइमर है, इसलिए अगर नाम थोड़ा सेम भी आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, इसी को डाइमराइज करके ये बन जाता है बस। अच्छा, इसकी एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि ये नेचर में कैसा होगा जी आपका? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों ऐसा है? क्योंकि ये कैसा है आपका? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। क्या है जी? ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड अभी आपके नहीं रहेंगे, इसलिए ये क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक, है ना। अच्छा, और शेप देख लीजिए इसका, स्ट्रक्चर आपको यहाँ तो बना ही हुआ था वैसे, N डबल बॉन्ड O, O और एक क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही जो आपके पास है ऑड इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी और पैरामैग्नेटिक। कौन कौन सर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी रहता है? तो थोड़ा सा नाम इधर देख सकते हैं आप, ठीक है। NO2 रहेगा, NO रहेगा, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। फिर आपका ClO2, ClO3, ये चार तो एकदम ध्यान रखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पूछ लेता है कि इनमें से कौन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, कौन पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, तो ये सब रहता है। और बाकी ऑर्गेनिक में आपने दो देखा ही होगा, क्या जी? CH3 और CF3, ये तो आपने ऑर्गेनिक में देखा ही है, फ्री रेडिकल के नाम से पढ़े थे। तो ये 6 आप ध्यान रखिए, इसी के आसपास आपसे सवाल वो ज़्यादातर पूछता है ना। ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी हो गया, है ना। हेंस पैरामैग्नेटिक। चलिए आगे बढ़े। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा जोर वाला चीज़ नहीं है जी, ज़्यादा कुछ याद रखने लायक इसमें नहीं है ना। समझ गए होंगे तो आसान लग रहा होगा। मेन वो एसिडिक, कलरलेस, सॉलिड, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखिए ज़्यादा, है ना। चलिए आगे बढ़े। एक स्लाइड और फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, हम लोग आ जाएंगे HNO3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्या जी, नहीं हो रहा है आप लोगों का? हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, क्या रहेगा आपका नेक्स्ट बताइए? N2O5। नेक्स्ट कौन है जी? N2O5। कैसा होगा ये? एसिडिक ही होगा। क्या होगा आपका? कलरलेस सॉलिड, है ना। क्या नाम बोलिएगा? ओल्ड कन्वेंशन का नाम यही रहता, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और अब क्या बोलेंगे? सही बात है क्या? नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा आपका? NON लिंकेज रहता है, ठीक है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग का है, इसलिए इस पे जोर नहीं दे रहे इतना। केमिकल बॉन्डिंग में सब करा दिया गया होगा आपको, जाके देखिएगा, ठीक है। ओके, और इसका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, NO2 बच गया ना? अच्छा, NO2 तो यहाँ कर ही लिया था अपन ने। अच्छा, NO2 बच गया है नहीं, इसके बारे में एक हम लोग क्या छोड़ रखे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा सा देख लेना चाहिए था। कौन इतना बात करता है जी? समझ गए क्या? एक लिख लीजिए इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक कम से कम। NO प्लस हाफ O2 क्या बनाएगा जी आपका? NO2। इसको आगे यूज भी करेंगे, देखना। चलिए आगे बढ़े। हो गया, वेरी गुड।
देखिए इधर अब क्या क्या रहेगा आपका, HNO3 प्लस P4O10 क्या बनाएगा जी, HPO3 प्लस N2O5। ठीक है, तो इसका एक बात देख लीजिए, HNO3 जनरली कोई भी रिएक्शन में आता है तो वो दो तरह का काम करता है। क्या क्या काम करता है जी आपका, एक तो चाहे तो एसिड की तरह काम कर सकता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे फिलहाल ये इस रिएक्शन में दोनों में से किसी की तरह काम नहीं कर पा रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर ये बोलेगा कि मैं एसिडिक हूँ तो सामने वाला भी क्या है जी, एसिडिक, क्योंकि वो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा, एसिडिक। तो एसिड बेस रिएक्शन तो भूल जाइए। फिर बोला कि मैं किसके ऐसा भी काम करता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो क्या करेगा सामने वाले को, ऑक्सीडाइज। बट सामने वाला पहले से ही कौन से स्टेट में है, हाईएस्ट स्टेट में, अपने +5। अब कहाँ भेजोगे उसको, ये इसके जैसा भी काम नहीं कर सकता है। अब HNO3 कुछ नहीं कर पाया तो P4O10 बोलेगा कि मैं कुछ करता हूँ। अब P4O10 किसके ऐसा काम करता है, हम लोग अभी हाल फिलहाल में ही पढ़े थे कि अच्छा क्या होता है जी, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है जी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, P4O10 HNO3 से वाटर निकाल लेगा, बस हो गया। अब बताओ तो HNO3 से अगर वो वाटर निकालेगा तो बताइए क्या बनेगा आपका, बताइए, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, देखिए सब लोग, है ना, सब लोग इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्या बनेगा, HNO3। तो आपसे सवाल ऐसा पूछता है जी, देखिएगा, HNO3 से एक वाटर निकालो, बताओ क्या बनेगा, जो बनेगा बताओ क्या आएगा। अब क्या आपको डाउट आएगा कि सर यहाँ तो दो ही हाइड्रोजन है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे, तो वैसा जब भी रहे तो क्या ले लेना है, 2 मोल। अब क्या बनेगा, अब निकालिए N2O5, इसलिए यहाँ पे ये दिखाया गया है ऊपर। अगर वही कभी सवाल में और ऐसा भी कहा जाता है, N2O5 को क्या कहते हैं अपन, एनहाइड्राइड ऑफ किसका जी, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऐसी आपसे पूछेगा अगर कि बताओ तो नाइट्रस एसिड का कौन होगा एनहाइड्राइड, तो क्या करिएगा, फिर से इसके 2 मोल आपने लिया और क्या बना दिया, N2O3। ये क्या हो गया, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। एनहाइड्राइड का मतलब हो गया, एनहाइड्राइड मतलब पानी निकाल दिया गया, एनहाइड्रस है ना, पानी निकालने के बाद। और ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि अगर N2O5 को H2O देते हैं तो क्या बना लेता है, HNO2 कहाँ पढ़ रखा है, हाइड्रोलिसिस में हम लोगों ने बात किया था। N2O5 में क्योंकि ये +5 में, तो +5 का बना दो ऑक्सी एसिड, ध्यान आ रहा है, ये सब बातें पहले ही कर रखी है। तो वापस पानी निकालोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, दोगे यहाँ आ जाएगा, निकालोगे यहाँ चला जाएगा, ये तो घूमता रहेगा। तो कभी भी अगर ऐसा बोलता है किसी एसिड का बना के दिखाओ एनहाइड्राइड, तो इसका मतलब होता है उससे 1 मोल वाटर निकाल देना। अब अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो निकालो, और नहीं है तो उसका 2 मोल लेकर निकालो, बट निकालो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास लास्ट रह गया कौन सा जी, NO। हाँ जी, कैसा नेचर का होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको वो 4 याद ही होना चाहिए, न्यूट्रल में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, न्यूट्रल और जनाबे वाली वाला ध्यान ही रखिए। उसके बाद जो बच गया उसमें लगाइए, मेटल ऑक्साइड है तो क्या होगा, बेसिक, नॉन मेटल है तो एसिडिक, ध्यान रखिएगा। क्या बोलिएगा इसमें, कलरलेस गैस है ना। और ये भी कैसा होता है जी, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि क्या है ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। क्या है जी, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आपको बताया जा चुका है कि वो चारों का ध्यान रखिएगा, 4 या 6 है ना, 2 तो ऑर्गेनिक में भी आपने बात किया, मेन 4 आता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नाम क्या बताइएगा आप, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन कौन सा स्टेट में है इसमें, +2 ऑक्साइड। रिडॉक्स को तुम लोग जाके पढ़ो थोड़ा सा, जैसे करते रहते हो ना, जो मन में आता है +2 +3 +9 करते रहते हो ना, थोड़ा पढ़ लो जा करके एक बार। बताइए क्या होगा इधर, और ठीक है, और इसी को हम लोग क्या भी बोल देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। कभी कभी इसी को क्या बोलते हैं जी, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर की एज सच इसमें कोई बात करने का मतलब है नहीं, क्योंकि इसको ऐसे भी हम लोग MOT से बनाते हैं, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर सबकी बात करते हैं। VBT से बनाने भी गए थे तो हम लोग फेल हो गए थे। आप जाकर अपने केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स चेक कर सकते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। इधर एक ही बचता है इलेक्ट्रॉन इसके पास, सिर्फ यही ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या हो रहा है आपका पैरामैग्नेटिक, ये पेयर्ड नहीं हो पाया, बाकी सब तो ठीक है पेयर्ड है।
ओके, अब देखिए इसका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लीजिए क्या होगा आपका। अगर आप NH3 को क्या करते हैं जी, O2 के प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, अगर आप बर्न कर दे रहे हैं, NH3 को क्या कर रहे हैं जी, O2 के प्रेजेंस में अगर आप बर्न कर दे रहे हैं, है ना, प्लेटिनम कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए, तो क्या बनता है ये आपका NO और H2O। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका NO। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस स्टेप को हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे अगले स्लाइड में ही, जब HNO3 की बात करेंगे। यही था आपका, सारे ऑक्साइड्स हो गए आपके ख़त्म। अब एक दो बातें छोटी छोटी है, उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए बस, ठीक है। जैसे एक थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं किसके बारे में जी, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में, क्योंकि उसमें भी NO इन्वॉल्व है। तो जब NO की बात कर ही रहे हैं तो इसको यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अब ठीक है, आगे बढ़ रहे हो। देखिए जी, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा क्या है वो तो ठीक है, वो उतने काम का नहीं है। देखो जी, इससे जो सवाल आया है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है आपका कि ब्राउन रिंग टेस्ट देता कौन है आपका। सबसे पहली बात, गिवन बाई, कौन देता है जी आपका, नाइट्रेट देता है, और कौन देता है, नाइट्राइट। कौन कौन देता है जी, नाइट्रेट देता है और नाइट्राइट देता है ना। पहला सवाल तो यहीं से फ्रेम कर देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव ब्राउन रिंग टेस्ट, और ऑप्शन दे देगा आपका नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्सलेट। समझ रहे हैं कि नहीं, वहीं पे फंस गए आप, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा पहले तो। अच्छा, ब्राउन रिंग टेस्ट का मतलब हो गया कि, ब्राउन रिंग टेस्ट का मतलब क्या है जी, कि फाइनली आपको क्या फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या जी, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। फाइनली क्या फॉर्म होगा जी, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फाइनल फॉर्मेशन ही क्या हो गया, ब्राउन रिंग टेस्ट का पहचान। अच्छा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है बताइए तो, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन में, क्या है आपका FeH2O होल 5 NO। सही बात है क्या, तो इसको ध्यान रखिएगा, यही आपका क्या है जी, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में वो कुछ भी पूछ सकता है, आप समझ गए ना। जैसे हम लोग वहाँ पे बात कर रखे हैं जी, ध्यान आ रहा है, थोड़ा सा तैयार रहिएगा कि आपका इसमें Fe कौन से स्टेट में होता है, +1 में होता है। फिर क्या बोलेगा आपका, EAN कितना होता है, 37। समझ रहे हैं क्या, ऐसी खूब सारी बातें आपसे पूछेगा, और सब आपको कोऑर्डिनेशन में जो बताया हुआ है वो सब ध्यान रखिएगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या हाइब्रिडेशन होगा, सब ये सब देख लीजिएगा। तो ये सब ध्यान रखिए, इतना बहुत है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए एक छोटी सी और बात, और फिर ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त। ये आसान है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए क्या है आपका, यही जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनकी अगर रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो क्या करेगा, कौन कौन रिएक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, तो क्या बनाएगा बताइए। हाँ जी बताइए, तो इन सब में क्या क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए। देखो ये सब तो क्या है आपका, ये तो क्या है जी, आपने बेस लिया, यहाँ और भी कोई बेस वो दे सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये सब सेम तरीके से आपको सोचना रहेगा। ये कैसा है, ये सब कैसा है, तो इन दोनों में तो पहले रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आपका एसिड है और एक क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो भैया न्यूट्रल है, वो तो रिएक्ट करता ही नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, एसिड बेस रिएक्शन। अब सॉल्ट वाटर बनाना है,
अभी आपके चालाकी पे है कि आप इसके तो बेस को देख पा रहे हैं क्या, इसमें कौन सा एसिड है आप देख पा रहे हैं? ये आपका N2O3 एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का। कौन सा एसिड इसके पीछे है सोच सकते हैं? कुछ नहीं, इसको बस इसमें पानी ऐड करके सोचिए क्या होगा। इसका ऑक्सी एसिड बेसिकली आपको सोचना है, +3 है ना, तो +3 का बना दीजिए ऑक्सी एसिड। कौन सा होता है? HNO2। अच्छा, मतलब HNO2 ही है ये। अब बताइए HNO2 और NaOH के बीच में रिएक्शन आपको सोचना चाहिए, क्या बनेगा? NaNO2 और H2, बस ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, है ना। मतलब यहाँ पे है कौन? N2O3, बट ये जो इतना तेज बन रहा है, बेस के साथ रिएक्ट करने जा रहा है, इसके पीछे कौन खड़ा है आपका? HNO2। क्यों? क्योंकि सोच कर देखिए, ये पूरी जो रिएक्शन होगी आपकी, क्यों बात कर रहा है जी, क्यों बोलते रहता है? बात नहीं करिए, ज़्यादा बात नहीं, ठीक है। इधर बताइए जी, क्या आ रहा है आपका? +3। तो आप सोचिए ना कि ये जो रिएक्शन आपका हो रहा है, ये तो एक्वस मीडियम में ही हो रहा होगा, पानी तो भैया रहेगा ही, उसके अलावा कहाँ से सब कुछ चलने वाला है। तो H2O अगर आपके पास है तो ये पानी में जाते ही खुद ब खुद इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या? N2O3 का क्या हो जाएगा जी? हाइड्रोलिसिस, और हमें पता है +3 वाला बनाइए ऑक्सी एसिड, और उससे रिएक्शन सोचना चाहिए। अच्छा, और एक दो एग्जाम्पल है, देखिए इधर। अब बताइए Na इधर आ गया सब, ठीक है, एसिड बेस। एक्चुअल में इसके पीछे कौन खड़ा है बताइए? HNO3 है ना, +5 का ही ऑक्सी एसिड। HNO3 आपने सब सवाल कर रखा है जी। तो अभी एक्चुअल में आपको इन दोनों के बीच में सोचना चाहिए रिएक्शन, तो क्या बनेगा? NaNO3 और H2O। इससे बताइए तो अच्छा सवाल हो जाता है। NO2 में नाइट्रोजन किस में है आपका? +4। तो आपको पानी में क्या सोचना चाहिए? अब बताओ तो, NO2 को पानी में डालते तो क्या होता है? अच्छा सवाल था ये आपका अनकॉमन केस है, समझ रहे हैं क्या? तो इसमें +3 का भी बनेगा और +5 का भी बनेगा, +5 भी बनेगा और +3 भी बनेगा, एक कम वाला एक ज़्यादा वाला। तो दोनों के साथ आपको सोचना पड़ेगा प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? NaNO2 + NaNO3 + H2O, ये बनेगा। ये सब आसान था इसलिए पूछ लिया गया, कभी ऐसा पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, हो गया आपका ऑक्साइड्स, है ना। 2 स्लाइड का बस था, इतना तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। और उसमें ध्यान क्या, सब कुछ समझाया हुआ है, ध्यान क्या रखना है आपको। इनऑर्गेनिक इतना सिस्टमेटिक आपको नहीं मिलने वाला है, और सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं बोलते रहता हूँ। आप चेक करके मेरे को गलत प्रूफ करिए, मेरे को अच्छा लगेगा आप गलत प्रूफ करिएगा। नहीं होता है भाई, इनऑर्गेनिक पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो जो लोग सोच रहा है ना कि अच्छा ये तो याद करना है ना, कर लेंगे बाद में, याद पढ़ लेंगे, बहुत बुरा फंसेगा वो लोग। सामने 10 रिएक्शन लिखा रहेगा ना, एक भी याद नहीं हो पाएगा अगर नहीं पता रहेगा उस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात तो। चलिए आगे बढ़े। तो इसको जल्दी लिखिए, अब हम लोग HNO3 के बारे में स्टार्ट करें।
ओके, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ आगे बढ़ रहे हैं जी बताइए? HNO3, वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड HNO3, देखिए जी इसके बारे में अब क्या है बातें। तो पहले तो वही देखेंगे, इसका भी क्या एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं पहला, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्या आएगा जी? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड, है ना। ठीक है, एक इसमें है और एक इंडस्ट्रियल में है, और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतना ही रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका, देखिए एक बात ध्यान रखिए कि HNO3 को हम लोग लैब में किससे प्रिपेयर करते हैं? लैब में H2SO4, कॉन्क H2SO4 से। किससे करते हैं? कॉन्क H2SO4। इतना भी आपको ध्यान रहेगा तो ये रिएक्शन तो आप लिख लीजिएगा। कैसे? देखिए बनाना क्या है आपको? HNO3 किससे बनाना है? H2SO4, कॉन्क H2SO4। सही बात है। अब आप खुद सोचिए तो कि मान लीजिए मैं H2SO4 से बना रहा हूं, तो इसका रिएक्शन किसी के साथ तो करवाऊंगा कि क्या बन जाए मेरा? HNO3। अब सोचो तो कि HNO3 में जो H है वो तो कहां से आया होगा? H2SO4। NO3 देने वाला कोई तो यहाँ पे होगा ना, तो आपको यहाँ पे क्या लेना चाहिए? NaNO3 या KNO3, ऐसा कुछ आपको लेना चाहिए जिससे कि NO3 आएगा। अब बताओ तो अगर इन दोनों का रिएक्शन होगा तो एक क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका? Na2SO4 भी बनना चाहिए, यही है वो रिएक्शन। एक बात भी ध्यान रहेगा तो पूरा आपको ध्यान अब खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसके बारे में एक लाइन। इट इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग, सॉरी बाई रिएक्टिंग है ना, NaNO3 और KNO3 H2SO4। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इंडस्ट्रियल मेथड। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बताइए HNO3 को इंडस्ट्रियली किससे बनाते हैं अपन? नहीं बता रहे हैं आप लोग? ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस। किससे बनाते हैं? ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस से बनाते हैं इंडस्ट्रियली, है ना, कॉमर्शियली। चलिए तो हम लोग अब बात करेंगे इससे कैसे बनाते हैं। तो सिंपल है, देख लीजिएगा। बट ध्यान रखिए कि अब जो हम लोग बात करेंगे कि ऑसवर्ल्ड प्रोसेस जो है ना, वो बेसिकली 3 स्टेप में कराया जाता है। 3 स्टेप से आपका HNO3 बनेगा, और उस कंबाइंड को हम लोग बोलते हैं ऑसवर्ल्ड्स मेथड, क्योंकि ये बात ऑसवर्ल्ड ने हमें समझाया था कि ऐसे बन सकता है। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, बात नहीं, क्या कर रहा है जी? तुम ध्यान दो, लो शांत कराओ। खुद बैठा हुआ है चुपचाप गम में, वो चला गया क्या छोड़ करके? उन लोगों को शांत कराओ, उन लोगों को भी ऐसा करो कि उन लोगों को भी छोड़ के चला जाए कोई। ध्यान दो उधर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बताइए नेक्स्ट क्या आएगा जी आपका? तो देखो ये हो गया इंडस्ट्रियल मेथड। अब ध्यान दीजिएगा कि आपका वो सवाल ऐसे पूछ रखा है पहले, है ना। तो पहले ये पूछा है कि जैसे इसके जरूरी नहीं है कि इसका जो स्टेप्स है वही पूछे, है ना। वो सब कहाँ पूछता है? ज़्यादातर बोर्ड्स में, कि आप ऑसवर्ल्ड्स मेथड से HNO3 कैसे बनाते हैं बताइए। लीजिए 10 नंबर का सवाल, लीजिए 50 नंबर का सवाल, है कि नहीं? बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं? मस्त बना के समझाते रहिए। टेम्परेचर, प्रेशर, रिएक्शन सब बताइए। ये सब बोर्ड्स को पसंद ज़्यादा आता है। बट आपको जो ऐसे पूछा है ना, वो ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है, तो समझ लीजिएगा कि आपका मैच द फॉलोइंग आया। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है हैबर्स प्रोसेस, एक सेक्शन में कॉलम ए में हैबर्स प्रोसेस, ऑसवर्ल्ड्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेकॉन्स प्रोसेस, और एक तरफ लिखा हुआ है कॉलम बी में आपका H2SO4, HNO3, NH3, Cl2। समझे क्या सवाल है? मैच करिए किस मेथड से किसको बनाया जाता है। अब ये पूछ भी लिया और कहीं मैकेनिज्म को यूज भी नहीं किया, है ना। तब उसमें ध्यान रखिए कि हैबर्स से बनता है क्या? NH3, इससे बनेगा HNO3, ठीक है। कॉन्टैक्ट से बनता है H2SO4, डेकॉन से Cl2 जो उधर बनेगा। समझ रहे हैं क्या? अब ये पूछ लिया सवाल, है ना। तो थोड़ा सा अब देखिए क्या रहेगा
कि जैसे आप चीजों को छोड़िएगा भी, जैसे ठीक है मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है ना, बट अगर पी ब्लॉक में मान लीजिए ग्रुप 15 रह गया, एंड ऑफ द डे अभी सिलेबस आया नहीं है और मान लो रह गया वो एक तरह से, है ना, तो आप मान लीजिए इसको अगर छोड़ते भी है ना तो पूरी तरह से मत छोड़िएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इनऑर्गेनिक में आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है ना तो आप आंसर तो दे ही दीजिएगा, चाहे बहुत बुरा समय रहेगा तो 4 में से 2 तक तो फिर भी पहुंच जाइएगा। 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन तक तो आराम से पहुंच जाएगा, थोड़ा भी आपको याद रह गया। जैसे आपको कहा गया कि अब आप क्या सोचिएगा, ए क्या बात करता रहता है यार। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये शांत है आज फिर भी बात हो रहा है, बताइए, खुद सोच रहा है कि आज पीछे घूम कर देख रहा है ये कौन इतना फालतू हुआ भाई, समझ रहे हैं, मेरे को टक्कर दे रहा है। आइए इधर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इधर क्या होगा, हाँ समझिए क्या बात हो रहा है। तो बात समझिएगा कि मान लीजिए आपको लगा कि यार ऑसवर्ल्ड मेथड में 3 प्रोसेस है, मेरे को याद नहीं हो रहा है क्या करें नहीं करें, कम से कम इतना तो याद कर लेना कि ऑसवर्ल्ड में बनता कौन है। समझ रहे हैं क्या बात है? जैसे आपको मान लीजिए आप पहले जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप बोले सर वो जो NH3 का टेस्ट वाला रिएक्शन था किसके साथ, नेस्लर्स रिएजेंट, सर वो रिएक्शन याद नहीं हो रहा है सर, कैसे क्या, रिएक्शन याद करना भी कहाँ है, समझ रहे हैं क्या, बोर्ड्स में तो आना नहीं है। और बहुत मतलब समझिए आप, है ना, उसमें फंस मत जाइए, वो ज्यादा करना है करते रहे। चांसेस क्या है कि आप बस इतना ध्यान रखिए कि नेस्लर्स रिएजेंट को NH3 से जोड़ना होता है, इतना भी आप याद रखिएगा। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर वो सवाल पूछा, इससे आसपास सवाल फ्रेम किया, 80% चांस है कि आपका आंसर आ जाएगा। 15% चांस है कि कम से कम बहुत घुमा के भी ऑप्शन दिया ना तो 4 में से 2 तो आप एलिमिनेट कर ही दीजिएगा। अब 2 में तुक्का लगा लीजिए, 50% चांस बहुत अच्छा होता है, लेना चाहिए रिस्क उतने में। तो अगर 2 भी आप बाहर कर पाए हैं तो 2 में तो लगा ही देना चाहिए तुक्का, समझ रहे हैं कि नहीं। आधा भी सही। आपको क्या ध्यान आता है, आप लोग क्या सोचते हैं कि सर देखिए इसमें लगाए थे गलत हो गया, इसमें भी लगाए थे 2 था, हम ये लगाए आंसर ये था, बट तुम ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा 4 सही भी हुआ है। तुम आधा पेपर तुक्के से करते हो, नहीं समझा क्या बोल रहा हूं मैं। तुम 10 सवाल में जब कंफ्यूज होते हो ना कि सर इन दोनों में क्या होगा, तुम टिक लगाते हो। सच्चाई ये है ना कि 6 से 7 सही होता है, 4 गलत होता है, और तुम 4 का रोना रोते रहते हो बाहर जाकर के, सर इसमें हम बी लगाए ना ए हो गया। अबे तुम पूरा आधा पेपर वैसे ही लगाए थे भाई, तेरा आधा नंबर नहीं आता, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए जब भी 50-50 का ऑप्शन आता है तो रिस्क लेना चाहिए, है ना, समझ रहे हैं क्या। 2 तक पहुंच गए अगर तो भैया लगाओ ना रिस्क, अब नहीं लोगे तो कब लोगे, लग रहा है तो लगा दो एक में टिक, जो अच्छा नंबर लगे। ए और सी में क्या है, आप ए है कि आप सी है, कुछ लगाइए रिस्क उसमें लीजिए। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर 4 भी ऐसा फंस गया ना, आप 4 ऑप्शन देखना जिसमें आप 2-2 पे लगाओगे ना, मेजोरिटी आपके फेवर में जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और खुद सोचिए ना, मान लीजिए अगर आपने लगाया 5 में, ठीक है, 5 में आपने लगाया और आपकी मान लीजिए 4 क्या हो गया गलत, 1 भी सही हो गया, सबका भरपाई नहीं कर दिया, समझ में आ रहा है बात। 5 में आपने तुक्का लगाया, 5 में तुक्का में से 1 तुक्का आपका क्या हुआ सही, और 4 क्या हुआ, तो बेचारा भरपाई कर दिया ना, आपको 0-0 पे ले आया ना आखिर। और आपका 20% तुक्का लगे, इतना बेवकूफ थे आप, थोड़ा भी पड़ गया, 40% भी, 2 भी सही हो गया ना, आप प्लस में निकल गए। अरे 5 नहीं आता है, 5 को छोड़ने का एक ऑप्शन बचता है, छोड़ दीजिए 5, छोड़ दीजिए तो क्या रह जाएगा, आप 0-0 पे रह जाइएगा, ना आपका ना उसका। आप मान लीजिए 5 में ले लिए रिस्क, जब सलाह देखेंगे आज, ठीक है, लगा दिया आपने 5 में ठीक, 4 गलत, सही बात है, तो कितना आया आपका -4, 1 सही +4, कहां रहे हैं आप 0-0 बच गया ना। 2 भी सही हो गया अगर तो आप आगे निकल जाइएगा, कुछ नंबर लेके ही घर जाइएगा आप। तो इसमें थोड़ा सा होना चाहिए अप्रोच, है ना। अब उसमें क्या है, थोड़ा सा भी टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है अगर, तो आप क्या कर पाइएगा, थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है टॉपिक तो यार 2 ऑप्शन तो हट ही जाता है। अगर आपको कौन से में फंसिए जहां एकदम आपको नहीं आता, क्या बोल रहा है ये, क्या होता है ये सब, तो ऐसा समय आया क्यों, पढ़ते नहीं थे क्या, समझ रहे हैं कि नहीं। थोड़ा भी पढ़ के जाइएगा आप तो कुछ भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट नहीं आएगा। आप इनऑर्गेनिक का नोट सारा पढ़ के जाइए, आप देखिएगा आपका सारा। अरे जब इनऑर्गेनिक का सवाल आता है ना, बहुत लोगों को ना ये सब फेवरेट टॉपिक होता है, वो बोलेगा ठीक है थोड़ा सा याद करते समय जोर आ रहा है। एग्जाम में बिल्कुल जोर नहीं आता है। एग्जाम में इनऑर्गेनिक जब आ जाएगा ना सामने तो बायो फेल है उसके सामने, खटाखट खटाखट। ऑर्गेनिक भी आपको जिसका थोड़ा भी ऑर्गेनिक ठीक हो रहा होगा तो थोड़ा और समय आप देखिए, वो भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इनऑर्गेनिक तो पूरा ही फर्जी है एकदम, समझ रहे हैं कि नहीं। मालूम है तो खटाखट टिक लगाते हैं अपन, नहीं मालूम तो 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, 10 सेकंड में क्लियर हो जाता है कि सवाल मेरे से बनेगा कि नहीं, और अगले 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो 20 सेकंड में इनऑर्गेनिक का कहानी समाप्त। जो समय बचा बांटते रहिए, जहां बांटना है फिजिक्स को दीजिए, उसमें ज्यादा समय लगता है, ये करते रहिए आप, है ना।
बाकी बाकी इसमें फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा समय ले सकता है, इसलिए एक दो सवाल थोड़ा लेंदी है, कहीं पे ज्यादा है तो उससे परेशान मत होइए। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बात किया था क्या, कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म वाला केस था, बहुत सारा केस याद करना पड़ रहा है, तो याद किए हुए केस अगर फंस गए तब तो बात सही है। मान लीजिए कोई रैंडम केस पूछ दिया जो कि आपके पीवाईक्यू में आपके अकॉर्डिंग जनरल नहीं था वो, तो उसमें क्या करिए आप बना लीजिए, आता है ना बनाने, सर टाइम लगेगा, इतना टाइम बचा के क्या करेगा भाई तू, ऐसे भी तो पेपर तुमसे सॉल्व होता नहीं है आखिर के 1 घंटे में, समय तुम्हारे पास बहुत रहता है, समझ रहे, झूठ सच ऐसे पलटता रहता है खाली कि क्या कर ले और नेगेटिव करता रहता है बैठकर। देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, ये 3 स्टेप में होता है आपका, ठीक है, ठीक, ऑसवाल्ड्स मेथड आपका 3 स्टेप में होता है, ठीक है। और क्या क्या है वो देखिए, पहला लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, पहला लिखिए क्या कराते हैं स्टेप, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और वो रिएक्शन अभी हम लोग जस्ट पढ़े भी, आपको दिखा दूंगा कहां पे, NH3 का अगर आप क्या करते हैं जी, एरियल ऑक्सीडेशन, है ना, मतलब एयर से आपने इस O2 को लिया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड है, खर्चा कम रखना है भाई, तो अगर आप प्लेटिनम यूज कर रहे हैं 500 केल्विन और 9 बार, ठीक है, तो कितना क्या बनेगा आपका, NO बनेगा और क्या बनेगा जी, H2O। आप देखिए जस्ट अभी आपने NO के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको शायद लिखा भी था, कहाँ है NO जी आपका, इधर, तो आपको दिख भी रहा है लिखा हुआ है ना, यहाँ बस अपन लोगों ने हीटिंग देकर छोड़ दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दिया कितना टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, ये वही वाला स्टेप है। पहले क्या बनाए, NO, अब बन गया, ध्यान दीजिए, जब समझिएगा तो सब आसान है भाई, नहीं समझिए याद करने बैठिएगा तो इनऑर्गेनिक फिर तो आपको सिखा देगा क्या है वो, ठीक है। देखिए ये हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, बस हल्का सा देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग NO का ना फर्दर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं वो भी आप समझ जाइएगा। देखिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कहां जाएगा, ये सही बात है, ये रिएक्शन भी आपको लिखाया हुआ है, देख लीजिए NO2 का, ठीक, तो ये काम आपने करा दिया, क्यों कराया सर, NO2 क्यों बनाए, बहुत चालाक है सामने वाला, ऑसवाल्ड बहुत चालाक है इसलिए ये काम कराया। अब देखिए तीसरे में तो आंसर आने वाला है, तीसरा स्टेप तो सबसे फालतू है और सबसे इंपॉर्टेंट भी तीसरा स्टेप है, क्या किया पता है, जो NO2 बना ना उसको क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, हाइड्रोलिसिस ऑफ NO2 विल गिव, क्या देगा जी, NO2 प्लस H2O, अभी पढ़ के आए हैं आप, नहीं पढ़ा है, +4 का ऑक्सी एसिड है तो +4 का है स्टेट, तो +4 का तो होता नहीं है, तो क्या क्या बनाएगा, +3 वाला और +5 वाला, क्या क्या बनेगा, HNO2 और HNO3, यही दोनों बनेगा आपका। आपको पता है कि अगर कोई नहीं है सामने तो HNO2 किस में टूट जाता है, रखे रखे NO में टूटेगा और HNO3 में, क्योंकि आपको पता है कि अगर एसिडिक मीडियम रहता है तो HNO2 क्या होता है जी, टूट जाता है NO में और HNO3 में, है ना, तो HNO3 तो आपको मिल गया जो चाहिए था, सर पर ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये क्यों आ गया यहाँ पे, तो इसको क्या कर दो, वापस से रिसाइकल बैक करा दो सेकेंड स्टेप में, समझ रहे हैं क्या, मिल गया जो आपको मिलना था HNO3 खाली, यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। क्या किया पहले में जी, NO ऑब्टेन कराया, NH3 को जला करके एमोनिया लाइए, मार्केट में मिलता है, आग लगा दीजिए उसमें, O2 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, जो गैस रिलीज हो रहा है वो कौन सा गैस हो रहा है, NO। NO अगर फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन की हेल्प से तो क्या बनाएगा, NO2, ओके। और NO2 का अगर क्या कराते हैं हाइड्रोजन, हमें पता है क्या बनता है, HNO2 और HNO3, और एसिडिक मीडियम ये क्रिएट करेगा और ये उसमें टूट जाएगा इन दोनों में, ठीक है, तो ये तो काम का हो गया, और ये जो एक्स्ट्रा मिला इसको कहां भेज दीजिए, सेकेंड स्टेप। और इंडस्ट्री में ये सब बहुत अच्छा माना जाता है कि आपका अगर बाई प्रोडक्ट को भी आप अगर यूज कर लेते हैं कहीं पे तो खर्चा बचा रहे हैं ना आप एक तरह से, तो ये सब अच्छा तरीका होता है। इंडस्ट्रियल मेथड का खासियत यही होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा बाई प्रोडक्ट को भी आप यूज कर लीजिए ना उतना फायदा है, कि वेस्ट भी ना जाए, है ना, कि सरकार बोलेगा इसको रिफाइन करके फेंको, क्या है भाई, क्यों ऐसा करवा दिया है तुम लोग, इतना टफ कर दिया, बैंडेज कर दिया इधर, तुम ही लोग किया है क्या जी, क्या किस चीज के बारे में बात हो रहा है पता था, यस सर, बस बोल दिया किया है क्या सर, हाँ सर किए है आइए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा जी,
3 स्टेप में हो रहा है, बाकी सारे स्टेप सिंपल ही है। अरे मालिक गलती से छूट गया मालिक, आवाज बहुत खत्म है जी ये। तुम लोग टाइप है, बहुत आवाज करता है। कैसा लगा तुम लोग को? भी आवाज हो रहा था तो मजा आया तुम लोग को जी? तुम लोग भी करते हो, ऐसे ही लगता है हम लोगों को, समझ रहे हैं कि नहीं? फिर से करें? चलिए आगे बढ़े, हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बात एक बार लिख लीजिए, है ना। देखो पहले सुन लो फिर लिखवा देता हूं। क्या है वो बात कि जो HNO3 यहां से आपको ऑब्टेन हो रहा है ना, वो एटमैक्स आपको कितना प्योर मिल सकता है? 68% आपको मिल पाएगा, क्योंकि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उससे ऊपर और नहीं जा पाइएगा। क्योंकि 68% अगर HNO3 है, 32% वाटर है, तो ये मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेता है, सॉल्यूशन चैप्टर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर ये बना लेगा तो इसको फर्दर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट और प्यूरिफाई नहीं कर पाइएगा। तो फिर हम लोग को तो सर करना है, तो क्या करेंगे अब? तो हम लोग फिर जो HNO3 ऑब्टेन हुआ है उसको कॉन्क H2SO4 के साथ रख करके क्या करेंगे? कॉन्क H2SO4 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें जो प्रेजेंट वाटर है उसको और खींच लेगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका HNO3 क्या हो जाएगा? और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा। बहुत खत्म है जी आप। ये खत्म है, पूरा खत्म है। चलिए लिखिए इसी बात को, लिखिए HNO3 ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। जल्दी लिखिए, 2 लाइन है। HNO3 ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज 68% by mass and 32% water and 32% water। ब्रैकेट में कर लीजिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब जाके चेक करिएगा, आपको ये लिखवाया गया था नेगेटिव डेविएशन वाले में, क्योंकि एसिड और वाटर का एग्जाम्पल है। और प्रेशर वाले में अगर नेगेटिव आएगा तो टेम्परेचर वाले में मैक्सिमम, है ना। और मैक्सिमम आएगा तो क्या आएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। सब बात कर रखे हैं एजियोट्रॉप। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे लिखिए अब। हाँ आगे लिखिए नहीं यार। Therefore further concentration of HNO3, therefore further concentration of HNO3, therefore further concentration of HNO3 is not possible by fractional distillation, is not possible by fractional distillation, and hence we use conc H2SO4, and hence we use conc H2SO4 for the dehydration of HNO3, for dehydration of HNO3. And due to this, its concentration is increased up to 98%. Its concentration is increased up to 98%. जो 68 पे ही आकर के रुका हुआ था वो कहां तक पहुंच आपका पा रहा है? 98 तक जा रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। 98%। आसपास में देखिए, सर नहीं करिए, वो लोग क्या लिखा है लिखिए। चलिए आगे बढ़ रहे हो, ठीक। लिखिए आगे, प्रॉपर्टीज में आ जाइए। अब हो गया बहुत, प्रॉपर्टीज लिखिए इसका। प्रॉपर्टीज में लिखिए प्रॉपर्टीज, क्या लिखिएगा प्रॉपर्टीज में बताइए?
हाँ पहला लिखिए, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, HNO3 के बारे में बात हो रही है। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड हाँ आगे लिखिए, एंड इट इज बेसिक एसिडिक इन नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज एसिडिक इन नेचर, है ना, शोज एसिडिक नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा, इन एक्वस सॉल्यूशन, इट शोज एसिडिक नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़िए अब। इन गैसियस स्टेट, हाँ इन गैसियस स्टेट इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर प्लेनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अब देखिए जी, फोर्थ लिख लीजिएगा, जो भी आपका प्रॉपर्टी का नंबर है, थर्ड होगा जो भी होगा उसमें लिख लीजिएगा बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर ऑफ HNO3, देखिए जी HNO3 अगर किसी भी रिएक्शन में अपने कारण रिएक्शन कर रहा है तो वो दो तरह की हरकतें कर सकता है। या तो क्या कर सकता है जी, किसके जैसा एक्ट करेगा, एसिड के जैसा एक्ट करेगा, और दूसरा क्या कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और नहीं कुछ करेगा, ठीक है। इसमें कोई डिहाइड्रेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये किसी का नहीं कराता है डिहाइड्रेशन, समझ रहे हैं कि नहीं। वही अगर कॉन्क H2SO4 रहेगा, कॉन्क H2SO4, तो वो तीन तरह से काम कर सकता है, एक तो क्या एसिड की तरह, एक तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ ही साथ एक और डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी भी उसके अंदर है। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, दो ही है इसका। मतलब HNO3 अगर अपने कारण रिएक्शन कर रहा है तो वो चाहे तो क्या कर रहा होगा उसमें, एसिड की तरह काम, और चाहे तो ये, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं करना कि सर यहां तो हुआ था डिहाइड्रेशन, कहां पे, यहां पे, तो यहां पे HNO3 ने नहीं कराया था, P4O10 ने करवाया था। इसका दोनों में से दोनों प्रॉपर्टी आपने चलने ही नहीं दिया, है ना। तो फिर वो बोला कि अब तुम करो जो करना है भाई, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए ओके आगे बढ़ रहे हैं। ओके देखिए जी, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, इसका एसिडिक बिहेवियर, है ना, कि HNO3 का एसिडिक बिहेवियर दिखाने वाले कौन से रिएक्शंस हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि HNO3 का रिएक्शन बताइए आप किसके साथ, कोई बेस के साथ, तो क्या क्या करिएगा आप बताइए। बताइए इन सब में क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट। और इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आप सब बता सकते हैं इसके प्रोडक्ट कैसे, क्यों, बताइए क्या बनेगा जी पहला। हाँ क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पहला क्या बनेगा, NaNO3 और H2O, है ना, एसिड बेस है ना। ये क्या है आपका बेस, ये क्या है एसिड, ठीक है। अच्छा इसमें आ जाइए, ये भी बेस ही है, मेटल का हाइड्रोक्साइड पानी मिलाने से बना होगा, मेटल ऑक्साइड पहले CuO रहा होगा, पानी मिलाया होगा तो COH हुआ होगा, तो बेसिक वो भी था, बेसिक ये भी है। तो क्या बनेगा आपका CuNO3 एसिड बेस रिएक्शन है, तो क्लास 10th का रिएक्शन है सारा। अच्छा इसमें क्या करेंगे, ZNO कैसा होता है, एम्फो होता है। एम्फो मतलब दोनों के लिए तैयार। सामने वाला क्या है, जैसे सामने वाला क्या है एसिड, तो बोलेगा हम तो बेस है भाई, मेरा दादा नाना सब बेस था, देखो मेरा आधार कार्ड, समझ रहे हैं कि नहीं। वही सामने कौन आ जाता है अगर बेस, तो बोलता है हम लोग बेस, हम तो एसिड है भैया, देखो मेरा आधार कार्ड, दोनों आधार कार्ड लेके चलता है ये। बताइए क्या कर लिखिएगा इधर। हाँ अब बताइए, तो अब आपको ये बेस की तरह काम करेगा, एक्चुअल में है एम्फो, बट किसी ऐसा करेगा, समझ गया ना कि एम्फो दोनों की तरह करने के लिए कैपेबल होता है। सामने कौन है बताओ, वैसे अपना रूप को चेंज कर लेगा। अच्छा न्यूट्रल वॉज डिफरेंट, न्यूट्रल था मतलब नहीं करना है रिएक्शन, एम्फो मतलब दोनों के साथ करना है, दोनों बातों में फर्क होता है। बताइए जी अब ZNO क्या है आपका बेसिक, तो इसमें कौन सा बेस है, अब सर इसका बेस हम सोच नहीं पा रहे हैं। पानी में जाने के बाद क्या बनाएगा ये हाइड्रोक्साइड, कोई भी ऑक्साइड पानी में जाने के बाद क्या बनाता है अपना हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या बनाएगा पानी में जाने के बाद
ZnOH होल 2, और टेंशन में पानी कहां से आ गया? अरे रिएक्शन में पानी नहीं होगा यार, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये भी कौन सा बहुत भयंकर एकदम कॉन्की यूज कर रहे हैं, ये अगर डाइल्यूट भी है तो भी उसमें क्या आ गया, बहुत सारा वाटर आ चुका है, तो मीडियम में वाटर तो होगा, वाटर होगा, और ये जाती है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने हाइड्रोक्साइड में। तो ये क्या हो गया? बेस, आपको दिखाई भी पड़ रहा है अच्छे से, और ये क्या हो गया? एसिड, है ना? ठीक है, एम्फोटेरिक था बट वो बेस की तरह काम करेगा, तो क्या बनाएगा आपका? NO3 होल 2। रिएक्शन सिंपल, तो समझना मेन जरूरी है क्या हो रहा है इसके पीछे। तो ये आपके हो गए। अब ऐसे और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, उसमें क्या रहेगा, यही सॉल्ट वाटर आप बनाइएगा। तो अपन अब थोड़ी सी किसकी बात कर लेते हैं? हाँ, ऐसे रिएक्शन जिसमें किसके ऐसा काम कर रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, ठीक है। और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आप देख लीजिए आपको जो सही लगे। हाँ जी, आगे बढ़े, हो गया। अब देखिए HNO3 का बिहेवियर एज क्या जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिएक्शन जिसमें वो एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। क्योंकि HNO3 दो ही तरह का काम करता है, पहला काम इसका देख लिए, एसिड बेस, है ना? बट अब कोई वैसा नहीं है, सामने बेस नहीं है, तो अपना ये कौन सा नेचर नहीं दिखा पाएगा? एसिडिक नेचर नहीं दिखा पाएगा। तो फिर क्या हो सकता है वो देखिए। अच्छा, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए, इंपॉर्टेंट है वो लाइन। पहला पॉइंट लिखिए, दो पॉइंट लिखवाता हूं। इट ऑक्सीडाइजेस मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा है, हर कैटेगरी के लोगों को ऑक्सीडाइज कर देता है। पहला पॉइंट खत्म। सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाइए, हाँ सेकेंड पे। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, कॉमा कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर। मतलब कि कहने का मतलब HNO3 अगर किसी को क्या कर रहा है जी? ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि सामने कौन है। मतलब सामने अगर मेटलॉइड्स या नॉन मेटल है तो उनके साथ अलग बनाता है ये प्रोडक्ट, सामने अगर मेटल है तो अलग बनाएगा प्रोडक्ट। पहला ये फैक्टर हो गया नेचर ऑफ एलिमेंट का। सेकेंड, अगर HNO3 सेम एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, मान लो जिंक से ही रिएक्ट कर रहा है, कौन? HNO3, फिर भी सेम प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जिंक से एक बार कर रहा है कॉन्क HNO3 रिएक्ट, एक बार कौन कर रहा है? डाइल्यूट, एक बार कर रहा है वेरी डाइल्यूट। अब ये तीनों केस में अलग अलग बनेगा आपका प्रोडक्ट। इसलिए ये कहा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि सामने कौन है, और सामने वाला अगर सेम भी है तो इस पर डिपेंड करेगा कि मैं कैसा हूं, मैं कॉन्क हूं या मैं आपका डाइल्यूट हूं या इस पर, ठीक है। और एक क्या लिखवाया गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर वाले पे सवाल वो आज तक नहीं फ्रेम कर पाया है, इसलिए उस पर करना भी पॉसिबल नहीं है उसको उतना, वो बस आपके लिखने के लिए लिखवा दिया गया, ठीक है। बाकी इन दोनों फैक्टर को हम लोग देखने वाले हैं कैसे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर सामने कौन उसको दिख गया जी, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स, तो इधर देखिए उसमें क्या आपको ध्यान देना है, क्या आपको वहां पे यूज करना है। नॉन मेटल सामने दिख जाए या कौन दिख जाए जी? आपका मेटलॉइड्स। ये सब याद कर लीजिएगा, मेटलॉइड्स कौन है, कहाँ पढ़े होंगे आप पीरियोडिक में, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ग्रुप में आप लोग अगर है तो शॉर्ट नोट भी अपलोड किया हुआ है पीरियोडिक का, वहाँ से भी आप लोग फायदा लें, टेलीग्राम वाले में है तो आप लोग वहाँ से भी देखते रहें, ठीक है। क्योंकि ये सब छोटे मोटे चीज़ों के लिए आप पूरा चैप्टर रिवाइज तो करने नहीं बैठ जाइएगा, करने ही बैठना है आपको, आगे चल कर करना है पूरा रिवाइज, बट छोटे मोटे चीज़ों के लिए वहाँ फर्रा मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। चलिए, तो आगे हम लोग बात करें किसकी, अगर HNO3 से अगर इनकी रिएक्शन हो रही है तो क्या बनता है प्रोडक्ट? देख लीजिए जी क्या बनेगा इस केस में। NO2 गैस रिलीज होता है और क्या बनता है साथ में? इक एसिड। क्या बनता है जी? इक एसिड। अब आ जाइए,
ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसके लिए? नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के लिए। अगर वो लोग रिएक्ट करते हैं किसके साथ? HNO3 के साथ। मेटल्स की कहानी अलग बात करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल बताइए। अब इधर देखिए सब लोग, बताइए क्या होगा? P4 प्लस HNO3 क्या बनेगा? हाँ जी, क्या होगा? अब बताइए। NO2 प्लस इक एसिड क्या? फॉस्फोरिक, H3PO4। और वाटर तो एक बनेगा ही, वाटर तो रहेगा ही, वाटर को इतना भाव कौन देता है? ठीक है, मेन सवाल इसके आसपास घूमता रहता है, समझ रहे हैं क्या? कि कौन सा गैस रिलीज हो, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। फिर क्या बनेगा आपका? NO2 और इक में कौन आएगा? सल्फ्यूरिक। तो क्या आ गया जी? H2SO4। इक वाला मतलब हायर वाला, पढ़ रखा है ना, ऑक्सी एसिड वही। और कौन सा इधर? फिर से NO2 और कौन सा? कार्बोनिक, बोले तो H2CO3। H2CO3 हमेशा हम लोग किस में तोड़ देते हैं? H2 और CO2। इसको हमेशा तोड़ते हैं, चाहे हीटिंग रहे चाहे नहीं रहे। बाकी सबको तो तब तोड़ रहे थे जब क्या था? हीटिंग। इसको तो फ्री फोकट में तोड़ देंगे, स्टेबल नहीं होता है ये, ठीक है। अच्छा, ये कैसा है? देखो जी, ये तीनों क्या था आपका? नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये क्या है? मेटलॉइड्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये मेटलॉइड सेम तरीके से, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो क्या बता दिया गया है, दोनों में वही कराना है, तो क्या बनाएंगे? और इसका इक एसिड क्या बनेगा? अब कुछ लोग सोचेगा सर ये तो नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल सही बात है, आपको वैसे नहीं बताया जो कि बताया गया था। बट अब सोचिए कि इसमें क्या होना चाहिए कि आपका आर्सेनिक है। आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है? 15। तो इसके ऊपर कौन होगा? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो जैसे फॉस्फोरस का आया है प्लस आपका इक वाला, वैसे ही इसका सोचिए ना, समझ गया? इसमें क्या? H3PO4 एकदम कॉपी कर दीजिए, H3ASO4 ले, यही और यही होता भी है। फॉस्फोरिक एसिड, आर्सेनिक एसिड, समझ गए क्या? यही नाम है, क्या करिएगा, ठीक। तो चालाकी भी किया करिए, कभी ऐसा आ जाए तो। चलिए, ओके। तो दिस वाज अबाउट व्हाट? नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब कौन बचा आपका? मेटल्स। और वहीं पे मेन सवाल शुरू होता है, तैयार रहिएगा। और उसमें कुछ नहीं ऐसा बताया जाएगा टेबल, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा। चलिए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मेटल्स की। ये तो नॉन मेटल लोग हो गए थे। मेटल्स के साथ क्या कहानी है इनका? पता है, मेटल्स में जरा फर्दर दो पार्ट में ये टूटा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा केसेस ज्यादा बन जा रहा है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। क्योंकि खूब सारे केसेस बन गए ना, तो जान रहा है कि बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, अब है कि नहीं? जबकि आपको ये टेबल्स ध्यान रहेंगे तो आप नहीं करिएगा, बट ये आपको ध्यान ही नहीं रहता है, आप भूल जाते हैं, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेटल्स में जो हम लोग दो पार्ट कर रहे हैं ना, वो दो पार्ट कहां से कर रहे हैं बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लाई करने वालों की कहानी अलग है और नीचे लाई करने वाली कहानी अलग है, उसी को यहां पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं मेटल्स लाइंग बिलो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। बिलो हाइड्रोजन इन क्या जी? ECS। उसमें अगर आप क्या करते हैं? ऐड कर रहे हैं HNO3। अब हमें पता है कि ये कैसा है, उसके नेचर पे भी करता है डिपेंड, कि ये भाई साहब स्ट्रांग थे डाइल्यूट, तो यहां और केस बन रहा है और दिमाग खराब हो रहा है हमारा, ठीक है। मेटल्स क्या जी? लाइंग अबव हाइड्रोजन इन क्या जी? ECS। जैसे एग्जाम्पल के नाम पे पूछा जाए तो सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकेल, सही बात है, एटसेट्रा। बताइए इधर कॉन्क HNO3, डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है। क्या क्या लिखिएगा? देखिए क्या क्या बनता है प्रोडक्ट आपका। एक तो क्या बनेगा जी? मेटल नाइट्रेट, समझ गए क्या? यहां भी क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट। यहां तो कुछ बनता ही नहीं है, यहां क्या बनेगा? फिर से मेटल नाइट्रेट। यहां भी क्या बनेगा जी? मेटल नाइट्रेट। यहां भी क्या बनेगा जी? मेटल नाइट्रेट। तो कोई दिक्कत? तो सर डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है
बाई प्रोडक्ट, जो गैस बन रहा है ना वहां डिफरेंस है, और सवाल भी वो उसी के लिए पूछता है कि बताओ अगर हम लोग कॉपर को डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे कौन सा गैस रिलीज होगा। ये मत बताओ कि नाइट्रेट, वो तो सब में बन रहा है, वो ना पूछेगा, वो बोलेगा कौन सा गैस रिलीज हो रहा है ना। यहां भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गैस कौन सा रिलीज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे कौन होगा जी, NO2, NO, NO2, N2O। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई, देख लीजिए आप। चलिए अब मेरे को इधर बताइए जी, एक एग्जाम्पल आया आपके पास, कॉपर प्लस HNO3 कॉन्क, क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बताओ। दूसरा कॉपर प्लस HNO3 क्या, डाइल्यूट, क्या बनेगा बताओ, बताओ जी। जिंक प्लस HNO3 कॉन्क, क्या बनाइएगा। ठीक है, और कॉन्क पता है अपन लोग 50-60% को ही क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्क। डाइल्यूट का मतलब हो जाता है 15-20%, और इसका मतलब हो जाता है 5% और उसके आसपास, है ना। कॉन्क का मतलब एकदम 100 ही नहीं होता है, लैब में जाओगे तो आपको 60-70 को ही कॉन्क कॉन्क लिख के चिपका देता है वो, है ना। क्योंकि आप लोग लैब में खेलते रहते हैं ना कि इसका छींटा मार के देखते हैं तुम्हारे चेहरे पे क्या होगा, हम तुमको मार के देखते हैं क्या होगा, इसलिए वो पहले ही से थोड़ा सा ऐसा बनाता है कि छींटा मार भी दिए तो उतना दिक्कत नहीं होगा, है ना। पीपट से लेने को कहा गया, अंदर घोट गए पूरा, समझ रहे हैं ना, फिर बोल रहे खट्टा सा लग रहा है समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब काम नहीं करिएगा जी, ठीक है। तो चलिए, जो बाकी सब जैसे हम लोग HNO3 की बात किए हैं, तो जो 68% वाला है ना वो होता है लैब ग्रेड। लैब में आपको HNO3 कहां तक मिलेगा, कौन के एकदम हाईएस्ट 68। 98 जो आपने बनाया वो कहां यूज होगा, सिर्फ इंडस्ट्री में, जहां प्रोफेशनल लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, जिनको पता है छींटा नहीं मारना है ना। आप लोगों को तो लगता है कि तुम मेरे को पानी फेंका ना, ले तेरे पे एसिड फेंक दिए और बोले सर वो भी तो फेंका था, अरे भाई वो थोड़ी फेंकना था यार, इसलिए बचा रहता है। चलिए बताइए जी क्या होगा इन दोनों में, बताइए। कॉपर और HNO3 कॉन्क क्या होगा। अब खुद सोचिए ना, आपसे ऐसे ही सवाल पूछ के छोड़ देगा वो, आपके दिमाग लगाना है। अच्छा HNO3 का है क्या, हाँ HNO3 में सर ने रिएक्शन का तो बताया था कि HNO3 में खूब सारे केस थे, तो क्या HNO3 यहाँ पे एसिड के जैसा काम करेगा, नहीं। ये सामने वाला बेस है क्या, नहीं। तो आपको ध्यान आएगा किसके जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ध्यान आएगा उसमें भी सर ने बताया था कि मेटलॉइड्स या नॉन मेटल होगा तो कहानी अलग है, मेटल्स होगा उसमें भी थोड़ा सा पंगा था कि ऊपर लाई कर रहा है कि नीचे, तो आप बोलेगा हाँ ये मेटल वाला केस है। और कॉपर है ना, ये हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला केस आ गया, ठीक। और HNO3 कैसा है आपका, कॉन्क, तो क्या बनाना चाहिए हमें, मेटल का नाइट्रेट, बोले तो कॉपर नाइट्रेट, और मेन ये क्या बनेगा, NO2 गैस, समझ गए। वही डाइल्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, नाइट्रेट तो बनेगा ही, इधर क्या बनेगा, NO गैस। यही चेंज हो जाता है, यही पूछ लेता है बताओ कौन से केस में NO गैस रिलीज होगा, और 4 ऑप्शन भर देगा, ये सब समझ रहे हैं कि नहीं। अब तुमको याद ही नहीं चला किसमें NO किसमें NO2, समझ में आता है जी। यहां सवाल पूछता है, खूब पूछा हुआ है, तुम तैयार रहिएगा। चलिए बताइए इधर, इसमें क्या आएगा जी, जिंक। जिंक कहां लाई कर रहा है, ऊपर कर रहा है, ज्यादा रिएक्टिव है उससे। HNO3 कौन क्या बनाएगा, नाइट्रेट तो बनाएगा ही, वो तो सब बनाता है, तो क्या बना दीजिए, NO3 साथ में यहां भी क्या बना दीजिए, NO3 और लाफिंग गैस, इधर क्या आ जाएगा, और NH4NO3, समझ गए। तो इसको ध्यान रखिए पहले, और 2-3 छोटा मोटा इसमें एक्सेप्शन है, जो मजेदार एक्सेप्शन है उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, और HNO3 फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आपका। HNO3 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था भाई, बाकी सब फालतू बात था, है ना। लिखिए, पेन लिखने के लिए होता है।
हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। लिखिए जी, लिखिए। हाँ, पहला लिखिए, एक्सेप्शंस में डालिए पहला। ये जो आपको जनरल रूल बताया गया, कौन कौन इससे थोड़ा सा उल्टा सीधा काम करेगा, देखिए। पहला लिखिए, नोबल मेटल्स लाइक, नोबल मेटल्स लाइक, नोबल मेटल्स लाइक एयू कॉमा पीटी, नोबल मेटल्स लाइक एयू कॉमा पीटी, ठीक है, एयू कॉमा पीटी डू नॉट रिएक्ट विथ एयू गोल्ड, पीटी प्लैटिनम, डू नॉट रिएक्ट विथ कॉन्क HNO3 कॉमा कॉन्क HCl और कॉन्क H2SO4, HNO3, HCl और H2SO4। लिखिए जी, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो क्या लिखा गया, नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ कॉन्क HCl, कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, है ना। अब सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है एसिड वालों के लिए, समझ रहे हैं क्या। मतलब वही मेटल्स में से कुछ मेटल्स कैसे हैं आपके जो रिएक्टिव इन लोगों के साथ नहीं है, इसलिए इतना महंगा ये लोग का रहता है ना। जितना कम रिएक्टिव, जितना शांत, जितना किसी को फर्क ना पड़े किसी से, उसका दाम उतना ही ज्यादा होता है, इंसान रहे चाहे मेटल। आगे इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड, अब बताइए, तो क्या गोल्ड और प्लैटिनम जो रिएक्ट नहीं हो रहा है, प्लैटिनम गोल्ड से भी महंगा होता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग। अब जो नहीं हो रहा है तो उसको कुछ करना चाहिए जुगाड़, इसीलिए क्या बनाया जाता है, एक्वा रीजिया, समझ रहे हैं। एक्वा रीजिया सिर्फ इसलिए जोश में बनाया गया है कि सला ये दोनों कैसे नहीं कर रहा है रिएक्ट, हम लोग ऐसा कुछ बनाएंगे कि इसको डिसॉल्व करके रहेंगे, तब उसको प्रिपेयर किया होगा, वो आगे बात करेंगे थोड़ा सा अपन। लिखिए आगे, इस पॉइंट को कंटिन्यू करिए, सेम पॉइंट को। दे डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया, दे डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया, दे डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया। मजा आ रहा है, चलने दो दे। लिखिए, दे डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया, ब्रैकेट में कर लीजिए किंग ऑफ एसिड्स, है ना, किंग ऑफ एसिड्स। चलिए एसिड्स, हाँ। सेकेंड पॉइंट लिखिए, है ना, जो काम कोई नहीं कर पाया ये बेचारा कर दिया। लिखिए आगे अगला पॉइंट, पीबी लेड, पीबी, पीबी ब्रैकेट में लिखिए, ऑल्दो लाइज अबव हाइड्रोजन इन ECS, पीबी ब्रैकेट में, ऑल्दो लाइज अबव हाइड्रोजन इन ECS, सही बात है, ब्रैकेट क्लोज। रिएक्ट्स सेम एज कॉपर, ये क्या हो गया प्रेमानंद, ये क्या हुआ बताइए, क्या है, समझ गए। पीबी लेड, बताओ अगर पीबी को डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे क्या बनेगा, बताइए तो जल्दी, यहां लिखा हुआ है सामने। पीबी को अगर किसके साथ करेंगे ट्रीट, डाइल्यूट HNO3 के साथ, क्या बनेगा बताइए। यही लोग मार खाता है, डाइल्यूट HNO3। अब बताइए क्या लिखवाया गया है, पीबी भले ही कहां लाई करता है, ऊपर, बट बिहेव किसके ऐसा कर रहा है, कॉपर वालों की तरह। मतलब क्या देगा, NO देगा, क्या देगा जी, समझ, NO देगा, हाँ समझ गए, क्या देगा जी, NO देगा, हाँ NO देगा, सही बात है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए, अब आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, निकेल कॉमा आयरन NiFeCO CrAl, नी फेको करारे आलू, ठीक है, नई फेको करारे आलू, NiFeCO CrAl डू नॉट रिएक्ट विद कॉन्क HNO3, टाइम नहीं हुआ है, डू नॉट रिएक्ट विद कॉन्क HNO3, डू नॉट रिएक्ट विद कॉन्क HNO3, क्या जी, डू नॉट रिएक्ट विद कॉन्क HNO3 बिकॉज दे फॉर्म, बिकॉज दे फॉर्म, क्या फॉर्म कर लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड,
protective layer of oxide which stops further oxidation, ठीक है। अब छोटी सी एक बात है, उसको लिखकर खत्म करिए। एक्वा रीजिया यहीं खत्म कर देता हूं, लिखिए जी एक्वा रीजिया, ताकि आपका नाइट्रोजन पूरी तरह से खत्म। एक्वा रीजिया, टाइम नहीं हुआ है अभी, लिखिए एक्वा रीजिया, लिखिए इट इज अ मिक्सचर ऑफ, अभी 1 मिनट बाकी है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ conc HNO3 and conc HCl, conc HNO3 and conc HCl in the ratio 1:3, in the ratio 1:3। समझ रहे हैं बात? मतलब अगर आपका एक्वा रीजिया कैसे बनता है ना, वो अकेला conc HCl कर पाया काम ना HNO3। अगर आप इन दोनों को किस रेशियो में ले रहे हैं कि 3 मोल किसका HCl का, 1 मोल किसका HNO3 का, जो बनेगा ना वही क्या बन गया एक्वा रीजिया। और अब वो बोलेगा कि भेजो कौन सा मेटल था, गोल्ड, और ये कौन तेज बन रहा था, मेरे पास भेजो उन लोगों को। देखिए क्या हुआ आपका HCl HNO3 किस रेशियो में, आपका HCl 3 होगा, ठीक है, और ये 1 होगा, ठीक, ओके। इससे बनता क्या है आपका, इससे क्या बनेगा आपका मेन जो यहाँ पे फॉर्म होगा आपका कंपाउंड, ठीक है, वो मेन आपका फॉर्म होगा एक तो आपका NOCl, वो रहने दीजिए, वो तो ऐसे ही बनता रहता है। H2O ऐसा हटाइए, ऐसे ही बनेगा। मेन कौन बनता है जी Cl, ये कौन है आपका, नहीं बता रहे हैं आप, नेसेंट क्लोरीन, है ना। नेसेंट का मतलब होता है नवजात, मतलब जो जस्ट अभी पैदा हुआ है, ठीक है, ठीक है। नेसेंट मतलब एकदम अभी जस्ट फॉर्म हुआ है, अभी रिएक्ट नहीं किया, उसको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो ये क्या हो गया आपका नेसेंट क्लोरीन, और ये किसके ऐसा एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यही जो है ना जी, कौन है जी नेसेंट क्लोरीन, यही है जो बोलता है बनने के बाद, जैसे देखो आपने इन दोनों को मिला दिया सर, हम लोग इसको 1:3 में मिला दिए सर, क्या हुआ अब, तो एक्चुअल में उसमें ये रिएक्शन हो गया, समझ रहे हैं। और सर उसके बाद मिलाने के बाद बना कौन, नेसेंट क्लोरीन, ये बना ना, ये बोलेगा कौन गोल्ड है मेरे पास भेजो, तो कौन नहीं तुम लोग से डिसॉल्व हुआ, कौन तुम लोग का बात नहीं सुन रहा, हम देखें, समझ रहे हैं, कौन प्लेटिनम तेज बन रहा है, भेजो तो मेरे पास। और जो आपके जो सोने होते हैं, जिसको आप होते साफ कराने जाते हो या कुछ भी, तो सोनार भी क्या यूज करता है एक्वा रीजिया, जिसमें गोल्ड को डिसॉल्व, ऐसे तो कहीं होगा नहीं डिसॉल्व हो, है ना। आप अपने गोल्ड पे क्या करिए, कुछ भी गिरा दीजिए, एसिड कॉन्क, ये वो कुछ ना होने वाला है उसको, ठीक है। अच्छा लास्ट छोटी सी बात, ये किससे पंगा लेगा बताइए, कौन दोनों से जी, गोल्ड और प्लेटिनम। क्या फॉर्म कर लेता है पता है, यहाँ पे 1-2 रिएक्शन है वो जो काम करनी है, तो उसको रहने दीजिए। क्या फॉर्म कर लेगा आपका AuCl4, और ये क्या करेगा H2 PtCl6, ये दोनों बना लेता है फाइनली, समझ रहे हैं। ये Cl गोल्ड और इसके साथ ये बना लेगा। इन दोनों का IUPAC नेम आपने पढ़ रखा है, याद है क्या होगा, बता सकते हो, पहले वाले का बताओ तो IUPAC नेम, हाँ बोलिए बोलिए।